Good morning, students. I am Kehkashan from SK Target. Today we are going to present Tradition and Individual Talent by T.S. Eliot. As we know that T.S. Eliot was a great modern poet. He was not only a poet, but he is a critic, he was a dramatist, he was a publisher, and many more. Today we are going to deal with tradition and individual talent. I have already discussed in my previous class about Hamlet and his problem and metaphysical poetry. Today I am going to deal with tradition and individual talent. T.S. Eliot 1919 critical essay Tradition and Individual Talent was first published in the London literary magazine The Egoist. It is republished a year later alongside the 19th of the Eliot's other essay 1920 collection of sacred wood. Here it is said कि ये जो है tradition and individual talent is was first published in 1919 in एक मैगजीन है, ठीक है, जिसका नाम एगोइस्ट है, उसमें 1919 में इट वाज पब्लिश, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर 1 ईयर इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1920 इट वाज वंस अगेन पब्लिश्ड इन सेक्रेड वुड, ठीक है। सेक्रेड वुड उनका कलेक्शन ऑफ जो है क्रिटिकल एसेज है, उसमें जो है बाद में जो है इनको फिर से पब्लिश किया गया, ठीक है। बट फर्स्टली इट वाज पब्लिश्ड इन 1919 in the Egoist, that was a magazine. Okay, in tradition and individual talent, Eliot advocates for the separation of art from the artist and argues that tradition has less to do with the imitation and more to do with the understanding and expanding upon the intellectual and literary context in which one is writing. This is a very important thing. Understand, in tradition and individual talent, Eliot advocates for the separation of art from the artist, ठीक है। इसमें जो है ही इज टॉकिंग अबाउट द डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट द पोएट्री इज समथिंग दैट इज एस्केप फ्रॉम द पर्सनालिटी, ठीक है। पोएट्री इज नॉट समथिंग दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्सनालिटी। ही इज टॉकिंग अबाउट द पोएट्री और द लिटरेरी वर्क इज समथिंग और द in which the poet is escaped from his personality. He is expressing something, but his personality is not reflecting. His personal views are not reflecting. ठीक है, he is detached from this critical work. He is detached from his own person. He is detached from his own personality. पोएट की जब पोएट कोई चीज लिखता है, एक अच्छा आर्ट वो होता है, यहाँ पे वो इंडिविजुअल टैलेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छा वर्क वो होता है जिसमें जो है पोएट या फिर कोई भी लिटरेरी फिगर जो है वो अपने पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं करता, यानी कि अपना पर्सनल व्यू नहीं देता है, ठीक है। वो इम्पर्सनल होता है, वो जो है सिर्फ जो है मैटर को बताता है और उस मैटर जो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसको बताता है, ना कि उसका अपना क्रिटिकल जजमेंट देता है, अपना विचार को व्यक्त करता है। एक अच्छा राइटर कभी भी जो है अपने पर्सनल व्यूज को, अपने पर्सनल कमेंट्स को जो है वर्क ऑफ आर्ट में नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि जो रोमांटिक एज के राइटर हैं, खास करके जो है वर्ड्सवर्थ, उनको अपोज करते हैं। ये पोएट्री में जो है वो वर्ड्सवर्थ के व्यू को अपोज करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोएट्री इज समथिंग इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओन पर्सनालिटी। पोएट के पर्सनालिटी का, उसके फीलिंग्स का, उसके इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन एलियट जो है उनको टोटली अपोज करते हैं और वो कहते हैं कि जो पोएट्री है या फिर कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है वो कभी भी जो राइटर है या पोएट है उनकी पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं होता, उनका पर्सनल व्यू नहीं होता है। वो हमेशा क्या होता है, डिटैच्ड होते हैं, वो अलग होते हैं। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया यहाँ तक। Eliot advocates for the separation of art and artist and argues, और दूसरी बात जो उन्होंने कही है that tradition has less to do with imitation। उन्होंने कहा है कि tradition is very important, tradition हमारे लाइफ में बहुत important है। स्पेशली वो यहाँ पर जो इस ऐसे में है, he is talking about the poetic tradition की बात करते हैं and he says to achieve a great height, okay, to achieve a success in life, if a poet can only achieve success in life or he can only produce a great work when he has a very good knowledge of tradition, ठीक है।
ट्रेडिशन का मतलब कभी भी इमिटेशन नहीं होता है, ठीक है। वो इमिटेशन के बारे में बोलते हैं कि ट्रेडिशन इज नॉट समथिंग व्हेन वी इमिटेट, हमें इमिटेट बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रेडिशन इमिटेशन को बिल्कुल भी नहीं बताता है, ठीक है। बट ट्रेडिशन को हम क्या करते हैं, गलत सेंस में लेते हैं। ट्रेडिशन को हमेशा गलत तरीके से समझा जाता है। व्हेन वी स्टार्ट दिस ऐसे आई विल एक्सप्लेन इट इन अ बेटर मैनर। ट्रेडिशन क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है, अपने पास्ट को समझने की अंडरस्टैंडिंग है। इमिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। एंड एक्सपैंडिंग अपॉन द इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी कंटेक्स्ट इन विच इट इज, हम ट्रेडिशन में क्या करते हैं, हम अपना इंटेलेक्ट को हम यूज करते हैं और देखते हैं कि जो है कोई भी राइटर ने जो है क्या क्या चीजें लिखी, हम उनसे सीखते हैं। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर ट्रेडिशन, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट आवर एंसेस्टर्स हैव डन, वी हैव टू अंडरस्टैंड why they success, what are the reasons they have, which have made him a great poet. I'll give you example when I will start it. I'll give you example of Shakespeare, then you will better understand. Come to this point. Look, the essay Tradition and Individual Talent is an attack on the central critical view of the Romantic, particularly up to the idea that poetry is primarily an expression of personality of the poet. I have already explained it कि ये जो Tradition and Individual Talent है, it is primarily क्या है, ये एक अटैक है रोमांटिक व्यू के ऊपर, बिकॉज जो है वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री क्या है, इज अ एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फीलिंग, इट्स इमोशन। लेकिन इस बात को जो है टी.एस. एलियट नहीं मानते हैं, उसको अपोज करते हैं, ठीक है। ये जो प्ले है, ये जो क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल ऐसे जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू जो है 3 पार्ट्स। पहले पार्ट में जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन देते हैं, दूसरा जो है थियरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री है, और तीसरा जो है कंक्लूजन है। इस पूरे वर्क ऑफ आर्ट को जो है 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। इसमें वो क्या बताते हैं, सबसे पहले ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस को बताते हैं कि व्हाई ट्रेडिशन इज इम्पोर्टेंट, ट्रेडिशन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ट्रेडिशन का क्या वैल्यू है एक पोएट के लाइफ में, ट्रेडिशन क्या फंक्शन क्या करता है, ठीक है, और हम कैसे ट्रेडिशन को एक्वायर कर सकते हैं, एंड द पोएट्स ड्यूटी टू एक्वायर, और जो है क्यों जो है एक पोएट को ट्रेडिशन को एक्वायर करना चाहिए। ये जो 5 पॉइंट्स है, इसको उन्होंने डील किया है, ठीक है। सेकेंड, कम टू द थियरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री। इम्पर्सनल पोएट्री क्या होती है, ठीक है। अब जो है पोएटिक प्रोसेस के बारे में उन्होंने बताया है कि हाउ अ पोएट्री शुड बी क्रिएटेड, किस तरीके से पोएट्री को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। एनालॉग ऑफ द कैटलिस्ट के बारे में बताया। यहाँ पर वो एक साइंस का एग्जांपल देते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है, कि एक पोएट को जो क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होता है कि जब वो किसी चीज में मिलता है, ठीक है, और उस पे जब वो किसी धातु में मिलता है, तो उस धातु का जो रिएक्शन है ना, उसको वो तेज कर देता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैटलिस्ट है उससे प्रभावित नहीं होता। इसको आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। फीलिंग्स और इमोशंस क्या है, ठीक है, किस तरीके से जो है फीलिंग और इमोशन का जो है पोएट्री में क्या इंपॉर्टेंस। उन्होंने कहा है कि इमोशन एक अलग चीज है, फीलिंग्स जो है वो एक अलग चीज है, ठीक है। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको ये पूरे ऐसे में उन्होंने नहीं बताया है। बट वो कहते हैं कि या तो हम पोएट्री को इमोशन के थ्रू जो है क्रिएट कर सकते हैं, या जो है हम फीलिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को मिला करके क्रिएट कर सकते हैं। बट कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं बताया कि इमोशन में और फीलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उन्होंने उसके बाद जो है डीपर्सनलाइजेशन के बारे में बताया, और लास्ट में उन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया है। Then come to the next part. First part. In the first part, Eliot articulates his concept of literary tradition. ठीक है, he argues that often what makes the great poetry is the degree to which it is conversation with the poetry of the past. यहाँ पे एक चीज हम आपको बताएं, बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में I want to explain it कि पोएट क्या कहते हैं, जो एलियट है, एलियट ये कहते हैं कि ट्रेडिशन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम अपने ट्रेडिशन से सीखते हैं, बिना ट्रेडिशन के हमारा कोई भी वजूद नहीं है। ट्रेडिशन एक पोएट के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको तुमको हम एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि शेक्सपियर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, शेक्सपियर के पास बहुत डिग्री नहीं थी,
पढ़ने का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री, उनके पास डिग्री नहीं थी, बट ही हैज़ अ ह्यूज नॉलेज। और ये ह्यूज नॉलेज उन्होंने कहाँ से एक्वायर किया था? अपने ट्रेडिशन से एक्वायर किया था। एलियट सॉरी जो शेक्सपियर थे वो काम किसके साथ करते? उन्होंने सबसे ज़्यादा किससे सीखा है? उन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स से सीखा है। वो यूनिवर्सिटी विट्स के साथ काम करते थे, और यूनिवर्सिटी विट्स जो थे बहुत बड़े स्कॉलर्स थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। ऐसा कहा जाता है कि अगर यूनिवर्सिटी विट्स नहीं होते, अगर मार्लो नहीं होता, तो शायद शेक्सपियर नहीं होता, क्योंकि मार्लो से और यूनिवर्सिटी विट्स से शेक्सपियर ने बहुत कुछ सीखा है। शेक्सपियर ने अपने ट्रेडिशन से सीखा है, शेक्सपियर ने जो है अपने क्लासिकल राइटर से सीखा है। तो यहाँ पर जो है एलियट कहते हैं कि ट्रेडिशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पोएट के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिशन का मतलब यहाँ पर जो है वो पोएटिक ट्रेडिशन की बात करते हैं, ठीक है। एलियट आर्टिकुलेट्स हिज कंसेप्ट ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन। यहाँ पर जिस ट्रेडिशन की बात की है उन्होंने लिटरेरी ट्रेडिशन की बात की है, उन्होंने जो है पोएटिक ट्रेडिशन की बात की है। He argues that often what makes a great poetry is a degree to which it is the conversation with the poetry of the past। ठीक है, एक पोएट्री जो है ग्रेट कैसे बनती है? जब उसका जो पोएट्री लिखने वाला है उसको अगर पास्ट का नॉलेज होगा तो ही जो है वो एक ग्रेट पोएट्री लिख पाएगा। तो ट्रेडिशन का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एलियट शुरू कैसे करते हैं? एलियट बोलते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो वर्ड ट्रेडिशन है, इसको हमेशा जो इंग्लिश पीपल है निगेटिव वे में लेते हैं, ठीक है, इसको निगेटिव तरीके से सोचते हैं। ट्रेडिशन जैसे ही जो वर्ड ट्रेडिशन जैसे ही आता है उनको लगता है कि वो कुछ जो है मतलब क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हो, चाहे मतलब इस तरह की बात उनके दिमाग में आती है। तो ट्रेडिशन को जो इंग्लिश पीपल हैं वो क्या करते हैं? हमेशा निगेटिव वे में लेते हैं, ठीक है। और वो किसी भी जो राइटर है या किसी भी पोएट हो उसको तभी अच्छा मानते हैं जब उसने कुछ नया प्रोड्यूस किया हो, कुछ अलग प्रोड्यूस किया हो, जो पिछले जो राइटर्स हैं उससे जो है कुछ अलग, कुछ नया, कुछ खास प्रोड्यूस किया, तो ही उसको ग्रेट मानते हैं, ठीक है। तो जो इंग्लिश पीपल हैं वो ट्रेडिशन को जो है निगेटिव वे में जो है देखते हैं। ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि व्हाट ट्रेडिशन इज अकॉर्डिंग टू एलियट, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो निगेटिव इसलिए नहीं उसमें आंसर होगा कि उसने बोला है कि जो है शेक्सपियर मतलब जो टी.एस. एलियट जो है उसको निगेटिव वे में नहीं दिखा रहे, वो ये कह रहे हैं कि जो इंग्लिश पीपल है वो ट्रेडिशन को क्या करते हैं? निगेटिव वे में लेते हैं, ठीक है। और उन ट्रेडिशन, क्योंकि वो ट्रेडिशन को समझ ही नहीं पाते और वो किसी भी उस वर्क ऑफ आर्ट को बेटर मानते हैं जिसमें जो है एक राइटर या एक पोएट जो है कुछ अलग लिखता है, कुछ जो है नया लिखता है, जिसमें जो है वो पुराने कॉन्सेप्ट से जो कुछ अलग हट के लिखता है उसको जो है वो ग्रेट मानते हैं। यही चीज़ उनको जो है इंग्लिश पीपल की अच्छी नहीं लगती है। जबकि जो फ्रेंच राइटर्स हैं या फिर जो है वो क्या करते हैं, उनके यहाँ जो है वो ट्रेडिशन का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो जो है अपने जो पास्ट है, उनके पास्ट जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। वो एलियट ये कहते हैं कि ट्रेडिशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक ग्रेट वर्क वो होता है, एक ग्रेट राइटर वो होता है जिसमें जब एक राइटर या एक पोएट अपने पास्ट के राइटर से सीखता है, ठीक है, और सीख करके उनकी स्टाइल को या उनके जो है टेक्निक्स को क्या करता है? रेफर करता है या उसको मिरर करता है, तो वो वर्क ऑफ आर्ट जो है एक ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट होता है। इसलिए जो है एक पोएट को क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए अपने पास्ट का। मतलब उसको होमर से लेकर के जो है जो उसका प्रेजेंट डे है, यानी कि अगर जो है वो मॉडर्न एज का राइटर है तो उस वक्त तक के जितने भी ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट है उनका जो है नॉलेज होना चाहिए। एलियट ये कहते हैं कि इंग्लैंड का जो है बहुत बड़ा लिटरेरी हिस्ट्री रहा है, इंग्लैंड में जो है बहुत बड़े बड़े राइटर्स पैदा हुए हैं। तो एक जो जब वो कोई लिखने बैठे, जब कोई पोएट्री लिखने बैठे तो उसको अपने पास्ट में मुड़ के देखना चाहिए। उसको जो है होमर से लेकर के या फिर जो है चौसर से लेकर के जो अब तक का, यानी कि अभी अगर मॉडर्न एज का राइटर है तो उस वक्त तक का जितना भी ग्रेट राइटर्स हैं उन सब को जो है उन सब को पढ़ना चाहिए। उन सब का जो ग्रेट वर्क है उसको जो है वो पढ़ना चाहिए, उसको जो है उसका नॉलेज होना चाहिए उसको। यही नहीं कि जो है ऐसा नहीं है कि अगर वो जो है रोमांटिक एज को पसंद करते हैं तो उन्होंने जो है वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिया, शेली को पढ़ लिया, नहीं।
उनको क्या करना होगा, किसी एक एज के राइटर को नहीं पढ़ना होगा, बल्कि उनको इंग्लैंड का या फिर जो है जिस जिस भी जगह कि वो लिख रहे हैं, इवन ये बात तो वो कहते हैं कि जो है एक जो पोएट है उसका जो नॉलेज होना चाहिए वो बहुत ही वास्ट है। यहाँ पर जो है इस बात में जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड को सेकंड करते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड भी ये चीज़ मानते थे कि एक क्रिटिक को जो है उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, क्रिटिकल जजमेंट दे सकता है। यहाँ पे जो है उसी से मिलता जुलता जो है एलियट ने भी बताने की कोशिश की है कि एक पोएट को या फिर एक आर्टिस्ट को अपने पास्ट का जो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, और इसमें भी नॉलेज में भी जो है उसकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि भाई हमको जो है सो वर्ड्सवर्थ पसंद है तो हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिए, या फिर हमको शेक्सपियर पसंद है तो हम शेक्सपियर को पसंद के बारे में पढ़ लिए। नहीं, हमको क्या होना चाहिए, हमको जितने भी ग्रेट राइटर्स हैं, उनके जितने भी ग्रेट वर्क्स हैं, उन सबको जो है हमें पढ़ना चाहिए। यही नहीं बल्कि अगर कोई माइनर राइटर्स है, किसी एज का अगर कोई माइनर राइटर्स है और उसका भी कोई ग्रेट वर्क है तो हमें उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर सपोज करो कि जो है टॉमस ग्रे है, वो बहुत बड़े राइटर नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत अलग लिखा है, बहुत उनके कुछ वर्क है जो बहुत ही बेहतर है, तो हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मतलब हम ये बोलते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन नहीं, एलियट क्या कहते हैं कि हमें एक अच्छा वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो पास्ट है, जो हमारे एंसेस्टर हैं, हमें ये देखना होगा कि उन लोगों ने क्या गलतियां की है जो हमें वो नहीं करना है, उन लोगों ने क्या अच्छाइयाँ की है जो हमें करना है। ठीक है, उनके वर्क्स में क्या खास चीज़ थी वो हमें करना है। तो एक अच्छा वर्क ऑफ आर्ट क्या होता है, जिसमें एक जो है पोएट या फिर एक आर्टिस्ट जो है अपने एंसेस्टर्स के स्टाइल को, उसके टेक्निक को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अपने ओन, अपना खुद का टैलेंट यूज करके जो है अपने आर्ट जो एंसेस्टर्स है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. He argues that often what makes a great poetry is a degree to which it is a conversation with the poetry of the past। कहता है कि अगर पोएट्री को हमें जो है ग्रेट बनाना है तो हमें पास्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन हिज व्यू टू बी ट्रेडिशन इज नॉट द लैक ऑफ ओरिजिनलिटी बट रादर टू द प्रोसेस एंड अवेयरनेस ऑफ द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ द यूरोप। कहता है कि हमें जितने भी जो है यूरोप के राइटर्स हैं, अगर कोई इंग्लिश राइटर्स हैं तो उसको यूरोप के जितने भी वर्क ऑफ आर्ट हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। अगर तुम किसी भी ग्रेट राइटर को अगर तुम देखोगे, तुम शेक्सपियर को अगर तुम देखो तो शेक्सपियर के पास बहुत नॉलेज था, भले ही उनके पास डिग्री नहीं थी बट ही हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज। यही नहीं कि उनको सिर्फ इंग्लैंड का नॉलेज था, और जबकि उनको क्या है, अलग अलग कंट्रीज के लिटरेचर का बहुत ही अच्छा नॉलेज था। तो वो और ये भी कहते हैं कि मतलब एक जो पोएट है उसको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, और हर इंसान की जो सोच होती है या नॉलेज को जो एक्वायर करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। किसी को नॉलेज एक्वायर करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, किसी को जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। जैसे वो बोलते हैं कि जो है शेक्सपियर ने क्या किया था, एक प्लूटा नाम के जो है एक राइटर को पढ़ करके जो है रोमन के पूरे हिस्ट्री को जो है क्या कर लिया था, जान लिया था। इतना जान लिया था जितना कि जो है अदर राइटर्स जो है, जो इंग्लैंड के जो म्यूजियम है उसमें जितनी भी बुक्स रखी हुई है उसको पढ़ करके भी उतना नॉलेज उनको नहीं हो पाया था जितना नॉलेज जो है शेक्सपियर को अकेले जो है एक बुक को या फिर एक जो है राइटर के जो है किसी वर्क को पढ़ करके हो गया था। तो ये उनकी अपनी सोच है, शेक्सपियर की अपना उनका इंटेलेक्ट है कि उन्होंने किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर किया। शेक्सपियर ने कभी भी बुक पढ़ करके नॉलेज एक्वायर नहीं किया। शेक्सपियर ने जैसे उन्होंने जो बड़े लोग थे उनके साथ काम करके, जैसे यूनिवर्सिटी विट्स के साथ काम करके उन्होंने जो है क्या किया, नॉलेज को एक्वायर किया। उनको हम क्या था, फर्स्ट हैंड नॉलेज था ह्यूमन का। तो हर इंसान का जो है वो नॉलेज एक्वायर करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। नॉलेज एक्वायर करने का मतलब ये नहीं वो बोलते हैं कि बुकिश नॉलेज, ठीक है, बुकिश नॉलेज नहीं, नॉलेज हम किसी भी तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, चाहे ठीक है या तो किसी के वर्क के द्वारा या फिर किसी पेंटिंग के द्वारा। तो नॉलेज एक्वायर करने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है।
In his view, to be tradition is not a lack of originality, but rather to the process of awareness of the whole literature of the universe. ये कहते हैं यहाँ पे, फिर वो सेकंड करते हैं मैथ्यू ऑनोटकर, वो बोलते हैं कि एक जो राइटर होना चाहिए और एक जो है आर्टिस्ट होना चाहिए, उसको यूरोप के पूरे लिटरेचर का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आर इम्पॉर्टेंट। जो इनोवेशन है और क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें करना क्या है कि हमें पास्ट का नॉलेज रखना है और उसको नए तरीके से इनोवेट करके, उसको क्रिएट करके एक नया वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करना है। यही एलियट बताने की कोशिश कर रहे हैं। एसेंशियली एलियट क्लेम्स दैट पोएट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम और दैट्स मीनिंग ऑफ द पोएट इज नेवर डिफाइंड solely its content. Instead, all the art is a conversations with itself, with each new generation contributed, expanding and altering in the way in which the literary canon as a whole understood. Thus, tradition is constantly evolved. The construction on which accomplished poet must give themselves over to result in the continuous self-sacrifice, a continual extinction of the personality. अब एलियट एक चीज और यहाँ पे कहते हैं कि जो पोएट का वर्क है, यहाँ पे देखो वर्क ऑफ एन, कोई भी जो पोएट है या फिर कोई भी जो आर्टिस्ट है, उसका जो है वर्क को हम आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, मतलब आइसोलेशन में जज नहीं कर सकते। किसी भी वर्क अगर यहाँ पे भी जो है वो टच स्टोन मेथड को जो है को रिफर करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर सपोज करो कि अगर मॉडर्न एज में किसी ने कुछ लिखा, जैसे चेतन भगत ने कुछ लिखा, ठीक है, तो चेतन भगत का अगर एक नॉवेल लिखा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, हमें वो अच्छा लगेगा, या फिर जो बड़े बड़े राइटर्स हैं या फिर बड़े बड़े जो क्रिटिक हैं उसको पढ़ते हैं, उनको वो अच्छा लगता है, ठीक है, उनकी थीम अच्छी लगती है, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा, फिर उसको क्रिटिकली जजमेंट देने के लिए वो क्या करते हैं, जो पास्ट के जो ग्रेट राइटर्स हैं, जो नोवेल के ग्रेट राइटर्स हैं, या फिर अगर उसने कोई ड्रामा लिखा है तो ड्रामा के जो ग्रेट राइटर्स हैं उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके बाद जो है उसका जजमेंट देते हैं, ठीक है। तो हमें वो ये भी कहते हैं कि अगर हमें नॉलेज नहीं होगा, पास्ट का नॉलेज नहीं होगा, ट्रेडिशन का नॉलेज नहीं होगा, तो कभी भी हम जो है हमारा वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे वर्क को हमेशा क्या किया जाता है, जो हमारे पास्ट के ग्रेट राइटर्स हैं उससे तुलना की जाती है, उससे कंपेयर किया जाता है। लेकिन कंपेयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो है पुराना जो आदमी है या फिर पुराना जो कोई राइटर है वो जो है मतलब उसका वर्क का लेस इम्पोर्टेंस है, या फिर अभी जो किसने लिखा है तो उसके वर्क का लेस इम्पोर्टेंस है, वो बताना बिल्कुल भी नहीं मकसद होता है। बताना ये होता है कि उसको क्रिटिकली एनालाइज करने में मदद मिलती है, उसको क्रिटिकली जो है इवैल्यूएट करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे यही बताया, द वर्क ऑफ आर्टिस्ट कैन नॉट बी एप्रिशिएट इन आइसोलेशन। कोई भी वर्क ऑफ आर्ट उसको आइसोलेशन में जो हम एप्रिशिएट नहीं कर सकते, हमको उसको कंपेयर करना ही करना होता है उसका बेस्ट जो है एनालिसिस देने के लिए। We have to compare the present work of art to the past, only that we can understand the significance of the। जब हम किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जो है पास्ट से कंपेयर करते हैं तो ही जो है हम क्या करते हैं, उसका जो उस वर्क के सिग्निफिकेंस को हम समझ सकते हैं। द रियल कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज डायनामिक। जो जो ट्रेडिशन है वो क्या है, बहुत ही डायनामिक है, उसका जो है मल्टी फेसेट्स है, और जो ट्रेडिशन है वो हमेशा एवर चेंज होते रहता है, ठीक है। जो ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा चेंज होते रहता है। अभी जैसे अगर शेक्सपियर के टाइम में जो है उन्होंने लिखा, फिर उसको जो है और मॉडिफाई करके जो है दूसरे राइटर्स ने कुछ और लिखा, फिर तीसरे राइटर ने जो है और मॉडिफाई करके कुछ, लेकिन हम कभी भी मतलब उनका जो लिखने का तरीका होता है उसमें फर्क आता है, ठीक है। वो अपने स्टाइल में लिखते हैं, जैसे मार्लो के लिखने का एक अलग स्टाइल था, शेक्सपियर के लिखने का एक अलग स्टाइल था, बट मार्लो शेक्सपियर ने क्या किया, मार्लो से सीखा, उसको कॉपी नहीं किया, उससे सीखा और उसको सीख करके उनके स्टाइल को सीखा, उसके टेक्निक को सीखा, उसके एक्सप्रेशन को सीखा और फिर उसमें अपना इंडिविजुअल टैलेंट लगा करके एक नया वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस किया। The real concept of tradition is very dynamic. Tradition is always keep changing. Tradition क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि वर्क में जो है नयापन आते जाता है। And becoming a different, so the artist always consider past writers as a guide. एक आर्टिस्ट को जो है, एक पोएट को या एक आर्टिस्ट को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने पास्ट राइटर्स को एक गाइड के रूप में लेना चाहिए कि ये हमें क्या है, गाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको हमेशा एक मास्टर्स के रूप में देखना चाहिए और उसको गाइड के रूप में देना,
एंड शुड बी जज फ्रॉम द पास्ट। क्यों गाइड के रूप में देखेंगे, क्योंकि हम अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो है वर्क को क्या किया जाएगा, हमेशा पास्ट से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। और अगर तभी जो है पास से कंपेयर करके जो है हमारे वर्क को अच्छा या खराब बोला जाएगा और उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करें। तो हमें जो है पास्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पास्ट हेल्प अस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट वर्क। पास्ट क्या करता है, हमें मदद करता है किसी चीज के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंट वर्क को बढ़िया समझने में, अच्छा समझने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। शोज द लाइट ऑफ द पास्ट, द राइटर मस्ट अवेयर ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट लिटरेरी डेवलपमेंट। अब ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है हमको सिर्फ पास्ट का नॉलेज है, प्रेजेंट का कुछ नॉलेज नहीं है। तो हमें प्रेजेंट में जो लिटरेरी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जो हर एज में कुछ ना कुछ लिटरेरी डेवलपमेंट होते हैं। जैसे अगर तुम जो है विक्टोरियन में देखोगे तो विक्टोरियन में कुछ की जो राइटिंग थी वो थोड़ी अलग थी, ठीक है। उनमें जो लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ वो अलग है। अभी मॉडर्न एज में जो आया तो मॉडर्न एज की जो राइटिंग है वो अलग हो गई, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के लिटरेरी डेवलपमेंट हुए। तो हम एक जो पोएट हो या एक आर्टिस्ट हो उसको पास्ट के नॉलेज के साथ साथ जो है प्रेजेंट में या फिर पास्ट में जितने भी लिटरेरी डेवलपमेंट हुए हैं उसके सोशल, इकोनॉमिकल सारा बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। इन शॉर्ट तुम ये समझ लो, इसको एक शब्द में ये समझ लो कि ट्रेडिशन क्या है। ट्रेडिशन जो है एक सीख है जो हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं और हम बिना उनसे सीखे हुए अपने और हमें जो हमारे जो पूर्वज हैं देयर आर मास्टर्स, वो हमारे मास्टर्स हैं। वो मास्टर्स हैं जिनसे हम सीखे बिना हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी बनाएंगे, हम जो भी लिखेंगे हमेशा अपने मास्टर्स से हमें क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें मतलब अपने मास्टर्स के बारे में, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है, ठीक है। हमें एक अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। सब कुछ का मतलब ये नहीं कि एंड टू एंड हम पता कर ले, ठीक है, क्योंकि किसी के भी बारे में, शेक्सपियर के बारे में एंड टू एंड पता करना, मार्लो के बारे में एंड टू एंड पता करना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं, बट जितने की जरूरत है उतना हमें मालूम होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, हम बहुत ज्यादा जो है किसी चीज में घुस जाते हैं तो फिर वो हमारा इमोशंस और फीलिंग्स क्या होता है वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना। हमें जितने पढ़ने की जरूरत है, कम से कम जितने नॉलेज की जरूरत है उतना हमें अपने पास का नॉलेज होना चाहिए। और फिर उसमें क्या करना है, हमें उनके टेक्निक्स को सीखना है, उनके वेज को सीखना है, उनके एक्सप्रेशंस को सीखना है और फिर उसमें अपना मिला करके जो है क्या करना है, एक नया वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो Part 2, Eliot expression on the belief that the creation of the poetry is an act of depersonalization. He argues that the mature poet writes not because he has more to say, but because his techniques has made it possible for him to more finally articulate emotion. He explains his use of analogues from the chemistry. Platinum in the presence of the oxygen and sulfur act as a catalyst to create the sulfur acid but remain itself unchanged. The poet is a keen to platinum in the reaction, though the creation of the art, the new work is brought into being, but the poet is unchanged. यहाँ पे जो है कह रहे हैं, इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि, और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि वर्ड्सवर्थ को अपोज किया है। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि पोएट्री क्या है, इज एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी, इज एक्सप्रेशन ऑफ जो है ओन फीलिंग, बिल्कुल पर्सनल बात। पोएट्री क्या है, हमेशा सब्जेक्टिव होती है और उसमें जो है पोएट्स का ओन इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन एलियट इस बात को नहीं मानते हैं। एलियट कहते हैं कि जो एक पोएट होता है वो हमेशा अपने वर्क से डिटैच होता है। एक पोएट जो होता है वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को उसमें नहीं बताता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है, वो कभी भी नहीं बताता। तुम अगर एलियट के वेस्टलैंड को देखोगे या फिर दूसरे वर्क्स को देखोगे तो एलियट कभी भी जो है अपना फीलिंग नहीं बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, ठीक है, नहीं बताते हैं। वो क्या करते हैं, एक सिचुएशन को बताते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उसको बताते हैं, ठीक है, जो सही है जो गलत है बिल्कुल ही रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक पोएट को हमेशा क्या करना चाहिए, आर्ट से जो है डिटैच्ड होना चाहिए, ठीक है, वर्क ऑफ आर्ट से डिटैच, उसके पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे जो है पोएट क्या हो जाता है, मेच्योर होते जाता है, वो अपने आर्ट से क्या होता है, डिटैच रहता है। इसको समझाने के लिए
में उन्होंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है किसका, साइंस का एग्जाम्पल लिया। वो कहते हैं कि एक ग्लास है, केमिस्ट्री के लैब में एक ग्लास होता है ना, ट्राइंगल टाइप का ग्लास, एक ग्लास है, ठीक है। उस ग्लास में दो चीजें हैं, ठीक है, हम डाल रहे हैं ऑक्सीजन डाल रहे हैं और हम क्या डाल रहे हैं, सल्फर डाल रहे हैं, ठीक है, ये दो चीजें हम डाल रहे हैं और उसको हमको क्या करना है, चेंज करना है और बनाना किसमें, रुको कहाँ गया, हाँ, ही एक्सप्लेन दिस यूजिंग एनालॉग फ्रॉम द केमिस्ट्री प्लांट द प्रेजेंट, ठीक है। एक हम क्या रखा हमने इस तरीके का, एक हमारा देखोगे कि ये होता है, ठीक है, एक ग्लास है, ठीक है, एक कांच का ग्लास, उसमें हमने क्या डाला, ऑक्सीजन डाला और हमने क्या डाला, सल्फर डाला। अब हमको इन दोनों को क्या करना है, रिएक्ट करके हमको क्या बनाना है, हाँ, सल्फरस एसिड बनाना है, ठीक है। सल्फरस एसिड बनाने के लिए इसका ऑक्सीजन का और जो है सल्फर का रिएक्शन होना चाहिए और फास्ट रिएक्शन होना चाहिए। तो अभी हम क्या यूज करेंगे, एक कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब ये कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट जो है हम एक प्लैटिनम का तार यूज करेंगे। जैसे ही हम उस ग्लास में प्लैटिनम का तार डालते हैं, वो क्या होता है, ये ऑक्सीजन और सल्फर का रिएक्शन क्या हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है और वो क्या होता है, ऑक्सीजन और जो है सल्फर चेंज हो जाता है किसमें, सल्फरस एसिड में, बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा कैटलिस्ट है, जो कि हमारा प्लैटिनम है, उसको इस रिएक्शन से कोई असर नहीं होता है, ना ही ये दोनों जो है उससे मतलब उसका कोई पार्ट ना तो इसमें आता है, ना ही ये उससे असर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये दोनों में जो है ये कैटलिस्ट हमने जो ये डाला तो मतलब उसका पर्सनालिटी में कोई चेंज आ गया, या फिर जो है ना ही इसका कोई भी भाग उसमें सटता है, तो कुछ भी उसमें वो भी दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। यानी कि जो जो ये प्लैटिनम का जो तार है जिसको कैटलिस्ट बताया गया है, वो इस रिएक्शन से पूरी तरीके से अनचेंज रहता है, यानी कि उसको कोई असर नहीं होता है। आया समझ में? तो वही बोल रहे हैं कि जो पोएट है वो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, यानी कि वो हमेशा जो वर्क ऑफ आर्ट से डिटैच रहता है। उसको वर्क ऑफ आर्ट में सिर्फ जो है उसको जो एक्सप्रेशन है, जो चीजें उसको बतानी है वो बताता है। वो अपना व्यू, अपना जो है सोच, अपनी समझ, अपनी लाइक डिसलाइक उस पर नहीं थोपता। एग्जाम्पल से समझ में आया सबको कि फिर से ठीक है, क्या फिर से बताने की जरूरत नहीं है सब? यस। ठीक है। बिल्डिंग ऑन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट एज एन इम्पर्सनल मीडियम, पोएट क्या है, सिर्फ एक मीडियम है, एक जरिया है उसको बताने का, ठीक है। पोएट एक माध्यम है, पोएट इज जस्ट अ मीडियम, या फिर जो आर्टिस्ट है वो एक मीडियम है कि वो किस तरीके से क्या करेगा, वर्क ऑफ आर्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। उसको बीच में कंस्ट्रक्ट करने वाला मीडिएटर है, उसमें अपना अपना कुछ भी क्या करता है, एक्सप्रेस नहीं करता, अपनी फीलिंग्स को जो है नहीं बताता, ठीक है। बिल्डिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ द पोएट एज एन इम्पर्सनल मीडियम, एलियट asserts that a great art is not an expression of the poet's personal emotion. ग्रेट आर्ट कभी भी पोएट के पर्सनल इमोशन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, बट रादर एन एक्ट ऑफ एस्थेटिक डिस्टिलेशन। क्या होता है, वो एक एस्थेटिक जो है एक ब्यूटी को क्या करता है, क्रिएट करता है, बल्कि अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ डिपेक्टिंग द नोबल और अ यूनिक पोटेंट इमोशन, द पोएट मस्ट इंस्टेड द कलेक्ट ऑर्डिनरी फीलिंग एंड phases and image and synthesize into them a new compound. A new compound does not achieve greatness from the intensity of its compound, but rather from the rigorous of the artistic process, ठीक है, that the poet subject to them. The end result should translate and the more personal experience of emotion and feeling. Thus the poet arrives at the broader aesthetic sensibility that the self-contained yet converse and the work of the past, present and future. कह रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि जो इमोशन और फीलिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। या तो पोएट इमोशन के थ्रू किसी चीज को पोएट्री बना सकता है, या जो है पोएट क्या कर सकता है, फीलिंग के थ्रू बता सकता है, ठीक है। या फिर दोनों को कंबाइन करके जो क्या कर सकता है, पोएट्री को क्या कर सकता है, बना सकता है। लेकिन इस पूरे वर्क ऑफ आर्ट में, ये पूरे क्रिटिकल ऐसे में जो है उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि इमोशन में और जो है फीलिंग में क्या डिफरेंस है, ये नहीं बताया। वो सिर्फ बता रहे हैं कि या इमोशन और फीलिंग दो अलग अलग चीजें हैं। या तो पोएट क्या करता है, इमोशन के थ्रू जो है
वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर फीलिंग्स के थ्रू, या फिर दोनों को मिला करके प्रोड्यूस कर सकता है। पोएट्री इज एन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंस्पायरेशन। पोएट्री क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पोएट क्या करता है, स्टाइल को ऑर्गेनाइज करता है, टेक्निक को ऑर्गेनाइज करता है, डिक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। Poet's mind is just like a glass in which n number of emotion and feelings, ठीक है, and when we arrange this in a proper way, then a great work of art is created। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं कि पोएट क्या है? एक ग्लास, मतलब पोएट एक पोएट, 1 मिनट, पोएट क्या हुआ? पोएट जो है ये बता रहे हैं, पोएट्स माइंड इज जस्ट लाइक अ ग्लास इन विच एन नंबर ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स। हाँ, पोएट क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, और वो सारे फीलिंग्स को क्या करता है, इमोशंस को क्या करता है, एक ग्लास में क्या करता है, अरेंज करता है, उसने टेक्निक्स को क्या करता है, अरेंज करता है, और उसके बाद जो है एक ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट को क्रिएट करता है। पोएट्री इज एन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंस्पायरेशन। पोएट माइंड इज जस्ट लाइक अ ग्लास। पोएट का माइंड क्या है? एक ग्लास है, इन विच एन नंबर्स ऑफ इमोशन, जिसमें वो बहुत सारे इमोशंस को डालता है, फीलिंग्स को डालता है, ठीक है, और उसके बाद उसको अरेंज करता है प्रॉपर वे में, और क्या करता है, एक ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है। अ पोएट शुड more concerned on the poetic emotion rather than personal emotion। पोएट का जो कंसर्न होना चाहिए वो हमेशा पोएटिक इमोशन की तरफ ज्यादा होना चाहिए, ना कि उसका पर्सनल इमोशन। उसमें कभी, मतलब एक पोएट्री में जो है पोएट का पर्सनल इमोशन बिल्कुल भी नहीं झलकना चाहिए, बल्कि उसका क्या कहते हैं, पोएटिक इमोशन झलकना चाहिए, यानी कि टेक्निक, स्टाइल्स और थीम ये झलकना चाहिए। उसका अपना पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग बिल्कुल भी झलकना नहीं चाहिए। पर्सनल इमोशन कुड बी सिंपल बट द पोएटिक इमोशन शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइन। कहता है कि पर्सनल इमोशन जो है वो सिंपल हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पोएटिक इमोशन होगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा और वो रिफाइन होगा, ठीक है। पोएट कैन क्रिएट अ न्यू मीनिंग विद द सिंपल इमोशन। पोएट क्या करता है? हमेशा एक न्यू मीनिंग जो है वो क्रिएट करता है सिंपल इमोशन से। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम बता रहे कि जैसे अगर तुमने कोई फिल्म देखी, या फिर तुमने एक बुक पढ़ा, ठीक है, बुक पढ़ा या एक फिल्म देखी, तुमने उसको गए, देखे, एंड तक उसको देखे, उसके बाद तुमको उसमें जो भी चीजें समझ में आएगी, जो भी चीजें आई समझ में, क्या आई नहीं आई, ठीक है, उसके बाद तुम क्या करते हो, एक पोएट्री लिखने बैठते हो। तो जब तुम उस पोएट्री को लिखोगे तो तुम उसमें अपने इमोशंस को नहीं लिखोगे, अपने फीलिंग्स को नहीं लिखोगे, बल्कि उसमें जो तुमने देखा, जो ऑब्जर्व किया, जो एनालाइज किया, ठीक है, और वो टेक्निकली कितना सही है, ठीक है, वो उस जो एक नॉर्म्स है, जो टेक्निक है, उसके हिसाब से वो कितना सही है, वो कितना गलत है, ठीक है, उसमें क्या, उसको तुम कंपेयर करोगे पास्ट से, उसको तुम क्या कंपेयर करोगे उस एज में जो राइटर्स है उससे, या फिर उस एज में जो मूवीज बन रही हैं उससे तुम कंपेयर कर करके, और उसको मिला करके क्या करोगे, एक पोएट्री, एक नई पोएट्री तैयार करोगे, जिसमें तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा फीलिंग्स नहीं आता है, बल्कि एक स्टाइल और टेक्निक्स को जो है तुम यूज करके, जो तुमने पहले से सीखा है उसको सीख करके तुम क्या करते हो, एक नई पोएट्री का निर्माण करते हो। The third part offers a short conclusion and advocates from a shift of a critical focus away from the poet and into the poem themselves. Eliot refers his argues that emotion of art is impersonal. In his view, the work of a poet is not conveys in their own sincere emotion, but rather than as a medium through which। कहता है, मतलब लास्ट पार्ट में जो है वो सारी बातों को कंक्लूड कहता है, और कहता है कि पोएट क्या है, जो एक पोएट होता है, एक जो आर्टिस्ट होता है, वो हमेशा हमेशा क्या होता है, एक मीडियम होता है, ठीक है, किसी चीज को बताने का। वो अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, एक मीडियम है जिसके थ्रू वो क्या करता है, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करता है, सजाता है, और सजा के क्या करता है, प्रेजेंट करता है। सो पोएट क्या है, एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो मीडिएटर का काम करता है रिएक्शन को बढ़ाने के लिए साइंस में। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो है, जो पोएट है या जो आर्टिस्ट है वो हमेशा क्या होता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है।